अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। 3 जनवरी 2026 रात तकरीबन रात के 2 बजे फ्लोरिडा में पर्दों से ढका हुआ एक कमरा, अंधेरे में सिर्फ स्क्रीन्स की रोशनी और उन स्क्रीन्स के सामने बैठा है दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प स्क्रीन पर देखते हुए पॉपकॉर्न नहीं खा रहे, न ही वो कोई फिल्म देख रहे हैं, बल्कि वो अपनी फौज को एक लाइव फीड पर हजारों मील दूर एक घर पर धावा बोलते हुए देख रहे हैं। ये घर वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकास में है और इस घर में वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो सो रहे हैं। गहरी नींद में सोते हुए वो इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि चंद ही मिनटों में इन्हें अगवा किया जाने वाला है। कुछ देर पहले अमेरिकी हेलीकॉप्टर समंदर के ऊपर सिर्फ 100 फीट की बुलंदी पर परवाज करते हुए वेनेजुएला की हुदूद में दाखिल होते हैं। ये हेलीकॉप्टर इतनी निचली परवाज कर रहे थे कि रडार भी इन्हें पकड़ ना सका। काराकास के पूरे शहर की बिजली पहले ही एक साइबर हमले के जरिए काट दी गई थी। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था और फिर डेल्टा फोर्स के कमांडोज हेलीकॉप्टर से रस्सीम के जरिए नीचे उतरते हैं मादुरो के घर की छत पर। बगैर ज्यादा आवाज किए वो खिड़की के जरिए बेडरूम में दाखिल होते हैं, उसी बेडरूम में जहां मादुरो अपने बिस्तर पर सो रहे थे। उसी लम्हे मादुरो की आंख खुल जाती है और वो अपने असटल से मजबूत बने सेफ रूम की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। कमांडोज भी तेजी से हरकत करते हैं। वो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजा बंद नहीं कर पाते और उससे पहले ही सिपाही इन्हें पकड़ लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर एक मुल्क के सदर अमेरिकी फोर्सेस की तहवील में आ चुके थे। बाद में डोनाल्ड ट्रम्प फॉक्स न्यूज पर कहते हैं, ये बिल्कुल ऐसे था जैसे मैं टेलीविजन देख रहा हूँ। मैं लफ्जी तौर पर ऐसे देख रहा था जैसे कोई टेलीविजन शो हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं टेलीविजन देख रहा हूँ, लेकिन ये कोई टेलीविजन शो नहीं था। ये जदीद तारीख का सबसे चौंका देने वाला फौजी ऑपरेशन था, जिसमें अमेरिका ने एक खुद मुख्तार मुल्क के मुंतखब सदर को उसके ही घर से अगवा कर लिया। गुज़श्ता रात और आज सुबह सवेरे मेरी हिदायत पर एक गैर मामूली फौजी ऑपरेशन अंजाम दिया गया ताकि एक आमर को पकड़ा जा सके। अगले दिन सुबह जब ये खबर न्यूज़ चैनल्स पर आती है तो पूरी दुनिया दंग रह जाती है। एक तवील अरसे से बरसरे इक़्तिदार सदर को आधी रात के ऑपरेशन में इक़्तिदार से बाहर कर दिया गया, जिसे एब्सोल्यूट रेज़ोल्यूट कहा गया। अमेरिका ने काराकास के दिल से निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। सबके जहन में 2 सवाल उठते हैं। पहला, अमेरिका ने आखिर ऐसा क्यों किया? और दूसरा, क्या ये अमेरिका के लिए वाकई इतना ही आसान है कि वो किसी दूसरे मुल्क के सदर या वज़ीर-ए-आज़म को अगवा कर ले? अगर हम तो बैन-अल-अक़वामी निज़ाम का क्या होगा? क्या दुनिया के बाकी तमाम ममालिक को अब से उसी खौफ में जीना पड़ेगा? शुरू करने से पहले दोस्तों, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मौजू की तरफ आते हैं। किसी एक सदर को गिरफ्तार करने वाला ये ऑपरेशन एक ही रात में नहीं हुआ। दोस्तों, इसकी मंसूबा बंदी महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि वेनेजुएला में सब कुछ नॉर्मल है, तब अगस्त 2025 में ही सी इंटरआर्क्स खुफिया तौर पर अपनी एक छोटी टीम वेनेजुएला के अंदर भेज चुकी थी। इस टीम का काम मादुरो की हर हरकत पर नजर रखना था। वो कहाँ रहते हैं, कहाँ सफर करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, हत्ता कि उनके पालतू जानवर कौन से हैं, हर चीज को ट्रैक किया गया। इसके अलावा सी इंटरआर्क्स का एक जरिया वेनेजुएला की हुकूमत के अंदर भी काम कर रहा था। ये अंदरूनी शख्स मादुरो की दुरुस्त लोकेशन और नकल व हरकत की मालूमात बराह रास्त अमेरिका को दे रहा था। सुनने में ये सब बहुत आसान लगता है, लेकिन हकीकत में ये मिशन बेहद खतरनाक था। सी इंटरआर्क्स की इस टीम के पास कोई सिफारती तहफ़्फ़ुज़, डिप्लोमेटिक कॉर्प नहीं था। अगर ये पकड़े जाते तो अमेरिका सरकारी तौर पर कुछ भी नहीं कर सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। ऑपरेशन के लिए ज़मीन तैयार हो रही थी, अब बस एक ट्रिगर की ज़रूरत थी। नवंबर 2025 में ट्रम्प और मादुरो के दरमियान एक फ़ोन कॉल होती है। इस कॉल में ट्रम्प ने मादुरो से साफ अल्फाज में कहा था, ताकत छोड़ दो और मुल्क छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। ये एक तरह से ट्रम्प की जानिब से मादुरो को दिया गया अल्टीमेटम था, लेकिन मादुरो ने इनकार कर दिया। बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निकोलस मादुरो को इस सब से बचने के लिए बहुत फराखदिलाना पेशकशी दी गई थी, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ। एक बात यह है कि इसके पीछे कई अवामिल थे। इन्हें मुतअद्दिद मौक़े फराहम किए गए, बहुत ही ज़्यादा और मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स दी गईं। हमने हर मुमकिन तरीक़ा आजमाया। मादुरो के इनकार करते ही इस ऑपरेशन की तैयारी एडवांस मरहले में दाखिल हो गई। इसके बाद अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जो सुनने में बिल्कुल फिल्म मिशन इम्पॉसिबल के किसी सीन जैसा लगता है।
अमरीकी फोर्सेज ने कैनेटकी में मादुरो के घर की एक बिल्कुल हूबहू नकल तैयार की और यह डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने पूरे ऑपरेशन की रिहर्सल की। उसके साथ ही अमेरिका ने वेनेजुएला के इर्द गिर्द अपने फाइटर जेट्स, नेवी स्पेशल ऑपरेशंस के तैयारे और रैपर ड्रोन्स तैनात कर दिए। दिसंबर के आगाज में व्हाइट हाउस को लगा कि मादुरो के सपोर्ट सिस्टम में दरारें पड़ रही हैं, लेकिन ये अंदाजा गलत साबित हुआ। इसके बाद दिसंबर 25 क्रिसमस के दिन ट्रंप ने ऑपरेशन की हतमी मंजूरी दे दी। क्रिसमस की छुट्टियों में ऑपरेशन का वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि इस दौरान वेनेजुएला की फौज के बहुत से एहलकार छुट्टी पर होते हैं। लेकिन उसी दौरान एक मसला भी सामने आया। वेनेजुएला में मौसम खराब था, जिसकी वजह से ऑपरेशन को कई दिनों तक स्टैंड बाई पर रखना पड़ा और अमेरिका मुनासिब हालात का इंतजार करता रहा। आखिरकार 2 जनवरी 2026 को मौसम कुछ बेहतर हवा और रात दिन के 11 बजने में 14 मिनट बाकी पर ट्रंप ने फाइनल गो अहेड दे दिया। इसके बाद एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ट्रंप के हुक्म के बाद 20 मुख्तलिफ बेसिस से 150 से जायद अमरीकी फौजी तैयारों ने परवाज भरी। इसके बाद एक साइबर ऑपरेशन के जरिए काराकास शहर की मुकम्मल बिजली काट दी गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। फिर फजाई हमले किए गए। काराकस के आसपास मौजूद रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया गया ताकि हेलीकॉप्टरों के लिए रास्ता मजीद साफ हो सके। दोस्तों, इसमें 40 अफराद की हलाकत हुई। उसी दौरान अमरीकी हेलीकॉप्टर समंदर के ऊपर सिर्फ 100 फीट की बुलंदी पर परवाज करते हुए काराकस की तरफ बढ़े। रात के 2:01 पर ये हेलीकॉप्टर मादुरो के कंपाउंड पर पहुंचे, लेकिन पहुंचते ही उन पर फायरिंग शुरू हो गई। एक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया, मगर वो उड़ता रहा। उसी दौरान डेल्टा फोर्स के कमांडोज एक धमाके के साथ इमारत के अंदर दाखिल हुए और सिर्फ 3 मिनट के अंदर मादुरो की लोकेशन तक पहुंच गए। उस वक्त मादुरो अपनी बीवी सिलिया फ्लोरेस के साथ सो रहे थे। कमांडोज को देखकर वो अपने असटल से मजबूत बने सेफ रूम की तरफ भागे, लेकिन फौजियों ने इन्हें पहले ही पकड़ लिया। इमारत में दाखिल होने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर मादुरो डेल्टा फोर्स की तहवील में थे। यहाँ से इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए USS इवो जिमा ले जाया गया। वहाँ से इन्हें क्यूबा में अमरीकी गवांतानामो बे मिलिट्री बेस मुंतकिल किया गया और फिर एक तैयारे के जरिए हफ्ते की शाम मादुरो को न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस ले जाया गया। बाद में मादुरो की ये तस्वीर अवामी तौर पर जारी की गई। एक दूसरे मुल्क का सदर हथकड़ियों में अमरीकी सरजमीन पर मौजूद था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर अमरीका ने ऐसा क्यों किया। ट्रंप के हामी कहते हैं कि मादुरो एक आमर था, इसलिए जमहूरियत लाने के लिए यह कदम उठाया गया। इंसानी हुकूक के नाम पर यह किया गया। ट्रंप खुद कहते हैं कि यह सब मंशियात की स्मगलिंग की वजह से किया गया। लेकिन असल वजह दोस्तों यह तेल है। सीधे अल्फाज में कहा जाए तो ऑयल। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल स्टोरी। इस ग्राफ को देखिए। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा खाम तेल के साबित शुदा ज़खायर मौजूद हैं, 303 बिलियन बैरल तेल। ये सऊदी अरब, ईरान, हत्ता कि खुद अमेरिका जैसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक से भी ज्यादा है। लेकिन इसकी तारीख ज्यादा पुरानी नहीं। 1922 में वेनेजुएला में तेल दरियाफ्त हुआ और 1929 तक वेनेजुएला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क बन चुका था। इसके बाद अमेरिकी ऑयल कंपनियां बड़े पैमाने पर वेनेजुएला में काम करने लगी। सबको वेनेजुएला का तेल चाहिए था क्योंकि वेनेजुएला का तेल कुछ मुख्तलिफ नौइयत का है। ये काफी भारी और ज्यादा सल्फर वाला होता है। बाकी ममालिक के तेल के मुकाबले में मुवाजना करें तो उसी तेल से डीजल, जेट फ्यूल और फैक्ट्रियों के लिए ईंधन बनता है, जबकि अमेरिका का अपना खाम तेल लाइट और स्वीट कहलाता है, जो ज्यादातर सिर्फ पेट्रोल बनाने के काम आता है। सन 1970 तक आते आते अमेरिका की ज्यादातर रिफाइनरीज खास तौर पर वेनेजुएला के तेल के लिए बनाई जा चुकी थी। फिर 1976 में वेनेजुएला ने अपनी कौमी ऑयल कंपनी PDVSA कायम की। इस वक्त तक अमेरिका को वेनेजुएला से कोई मसला नहीं था, यहाँ तक कि 1963 में सदर जॉन एफ कैनेडी ने वेनेजुएला के सदर को जनूबी अमेरिका में अमेरिका का सबसे बेहतरीन दोस्त तक कहा था। मसला तब शुरू हुआ जब 1999 में हुगो चावेज वेनेजुएला के सदर बने और 2000 में इन्होंने अपनी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया।
साल 2001 में इन्होंने ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स कानून पास किया, जिसने वेनेजुएला के तमाम तेल और गैस के ज़खायर पर रियासती मलकियत का ऐलान कर दिया। इसके नतीजे में यहाँ काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों के ऑपरेशंस बंद हो गए। ये बड़ी बड़ी कारपोरेशंस अरबपतियों के इशारों पर चलती हैं। इन कंपनियों ने सदर जॉर्ज बुश पर दबाव डाला कि चावेज़ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बुश इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिया कि वो इस मुल्क में क़यादत की तब्दीली से खुश होगी जो अमेरिका के तेल का तकरीबन 15% फराहम करता है। इसके बाद 2002 में अमेरिका ने वेनेजुएला में बगावत कराने की कोशिश की, यानी हुकूमत गिराने की कोशिश की गई, मगर ये बगावत नाकाम हो गई। उसूली तौर पर देखा जाए तो वेनेजुएला एक खुदमुख्तार आज़ाद मुल्क है। अगर इसके रहनुमा और इसकी हुकूमत ये फैसला करें कि हमारे मुल्क के तेल को नेशनलाइज किया जाए और अमेरिकी ऑयल कंपनियों को यहाँ काम न करने दिया जाए, तो ये उनका हक है। लेकिन कारपोरेट्स के हाथों कठपुतली बनी अमेरिकी हुकूमत ये बात बर्दाश्त न कर सकी। इसीलिए 2005 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर पाबंदियां आयद कर दीं, जो आज तक बरकरार रहीं। 2013 में चावेज़ की वफात के बाद मादुरो इक़्तिदार में आए और 2019 में ट्रंप की पहली मुद्दते सदारत के दौरान वेनेजुएला की कौमी ऑयल कंपनी PDVSA की तमाम खाम तेल की बरामदात ब्लॉक कर दी गईं। अमेरिका ने दूसरे ममालिक पर दबाव डाला कि वो वेनेजुएला से तेल ना खरीदें। आज वेनेजुएला सिर्फ 10 लाख बैरल यौमिया तेल पैदा करता है, जो आलमी पैदावार का महज 0.8% है। लेकिन असल हकीकत यह है कि वेनेजुएला के पास अब भी 303 बिलियन बैरल के साबित शुदा तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो दुनिया के कुल ज़खायर का तकरीबन 5वां हिस्सा बनते हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत कि ट्रंप ने ये सब तेल की खातिर किया, खुद उनके बयानात में मौजूद है। क्योंकि ऑपरेशन के अगले ही दिन जानते हो ट्रंप ने क्या कहा। ये अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी चोरी थी। इन्होंने हमसे तेल छीन लिया। कोई अपनी मलकियत की इस तरह हिफाजत नहीं करता। इन्होंने इस बात को चोरी कहा कि वेनेजुएला अमेरिकी ऑयल कंपनियों को अपना तेल लेने नहीं दे रहा। उनके मुताबिक ये चोरी थी। इसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी ऑयल कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी, अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेंगी और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा तामीर करेंगी। अब जरा कोई उनसे पूछे कि आखिर ये चोरी कैसे हुई। वेनेजुएला का तेल तो वेनेजुएला ही का था ना। अगर इन्होंने अपने वसाइल पर खुद कंट्रोल ले लिया तो फिर ये चोरी कैसे हो गई। असल में ट्रंप को अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिकी रिफाइनरीज को वेनेजुएला का भारी हैवी खाम तेल दरकार है। उस वक्त चंद वेनेजुएला का तकरीबन 68% तेल खरीद रहा है और ये बात अमेरिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। अब दूसरी तरफ ट्रंप ने मादुरो को इस तरीके से गिरफ्तार करने की जो सरकारी तौजीह दी, वो है डायरेक्ट ट्रैफिकिंग। मादुरो और उनकी अहलिया सिलिया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में फर्द जुर्म आयद की गई है। इन पर लगाए गए इल्जामात में नार्को टेररिज्म साजिश, कोकीन दरामद करने की साजिश और असलहा रखने के इल्जामात शामिल हैं। सरकारी तौर पर मादुरो पर यह केस बनाया जा रहा है कि 1999 से वो बैन-अल-अक़वामी मंशियात स्मगलिंग तंजीमों के साथ मिलकर अमेरिका में ड्रग्स स्मगल कर रहे थे। सुनने में ये बहुत संगीन इल्जाम लगता है, लेकिन जब आप हक़ाइक़ देखते हैं तो पूरी कहानी बदल जाती है। माहिरीन के मुताबिक वेनेजुएला कोई बड़ा ड्रग प्रोड्यूसर मुल्क है ही नहीं। ये सिर्फ एक मामूली कोकीन ट्रांजिट कंट्री है। और सबसे अहम बात यह है कि जो कोकीन वेनेजुएला के रास्ते जाती है, इसका ज्यादातर हिस्सा यूरोप जाता है, अमेरिका नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पहुंचने वाली ज्यादातर कोकीन कोलंबिया, ग्वाटेमाला और मेक्सिको के रास्ते पैसिफिक रूट से आती है, जबकि वेनेजुएला की तो पैसिफिक साहिली पट्टी ही मौजूद नहीं है। इंडाइटमेंट में दावा किया गया है कि 2020 तक हर साल वेनेजुएला से 200 से 250 मैट्रिक टन कोकीन स्मगल होती थी। अब अगर इस नंबर का मुवाजना किया जाए तो 2018 में सिर्फ ग्वाटेमाला से 10,400 मैट्रिक टन कोकीन गुजरी थी, जो वेनेजुएला के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। तो अगर ड्रग ट्रैफिकिंग वाकई इतना बड़ा मसला थी, तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया? ग्वाटेमाला को क्यों निशाना नहीं बनाया? इसके अलावा ट्रंप कहते हैं कि ये ऑपरेशन उन मंशियात के खिलाफ है जो अमेरिकियों को मार रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में ज्यादातर ओवरडोज से होने वाली अमवात किस वजह से होती हैं?
वो होती है फेंटानाइल की वजह से, जिससे हर साल हजारों लोग अमेरिका में हलाक होते हैं। लेकिन फेंटानाइल वेनेजुएला से नहीं आता, बल्कि मेक्सिको से आता है, जहाँ ये चीन से आने वाले केमिकल्स से तैयार किया जाता है। फेंटानाइल के कारोबार में वेनेजुएला का कोई नुमायां किरदार नहीं है। तो अगर ट्रंप वाकई डायरेक्ट डेथ्स रोकना चाहते थे, तो सवाल फिर वही बनता है, वेनेजुएला को ही क्यों निशाना बनाया गया? इस ऑपरेशन से 3 दिन पहले मादुरो ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें इन्होंने कहा कि अमेरिका उन पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर हथियार बनाने का इल्जाम नहीं लगा सकता, इसलिए उसने डरगिस का झूठा इल्जाम ढूंढ लिया है। असल में मादुरो इराक जंग की तरफ इशारा कर रहे थे। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो बहाना ये बनाया गया कि इराक के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं, इसलिए ये जंग जरूरी है। यहाँ तक कहा गया कि सद्दाम हसीन और इसके बेटों को 48 घंटों में इराक छोड़ना होगा। लेकिन हकीकत ये थी कि इराक के पास कभी भी ऐसे न्यूक्लियर हथियार मौजूद ही नहीं थे और उस जंग में लाखों लोग मारे गए। मादुरो ने कहा कि बिल्कुल उसी तरह वेनेजुएला पर डायरेक्ट टेररिज्म का जो इल्जाम लगाया जा रहा है, वो भी झूठा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर में ट्रंप ने हंडुरास के साबिक सदर हुआन ऑरलैंडो हर्नांडीज की सजा मुआफ कर दी थी, हालांकि अमेरिकी अदालत ने इन्हें 400 टन से ज्यादा कोकीन अमेरिका स्मगल करने के जुर्म में मुजरिम करार दिया था। तो जब अमेरिका को लगता है कि कोई मुल्क इसके हक में काम कर रहा है, तो सारे गुनाह मुआफ हो जाते हैं। और जब अमेरिका को लगता है कि कोई मुल्क इसके खिलाफ है, तो झूठे बहाने भी ईजाद कर लिए जाते हैं। 2003 में इराक पर हमले के पीछे भी असल वजह तेल ही बताई जाती है। जैसे ही इस ऑपरेशन की खबर फैली, दोस्तों, दुनिया भर से रद्दमल आना शुरू हो गया। ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको, स्पेन और यूराग्वे, इन सब ने एक मुश्तरका बयान जारी किया कि ये रोल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए एक निहायत खतरनाक मिसाल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि ट्रंप के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। नॉर्वे, चीन, रूस और स्लोवाकिया ने भी इस कार्रवाई की खले अल्फाज में मजम्मत की। बहुत से लोगों ने अमेरिका के इस ऑपरेशन को न्यू एज, नई दूर की साम्राज्यवाद जारहियत करार देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उसे कॉलोनियलिज्म, नौआबादियाती निज़ाम भी कहा है। आप खुद सोच कर देखें दोस्तों, अगर ये कॉलोनियलिज्म नहीं तो फिर और क्या है? किसी दूसरे मुल्क पर हमला करना, इसमें मदाखलत करना और इसके वसाइल पर अपना कब्जा जमा लेना। हैरत की बात यह है कि ट्रंप को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। ट्रंप ने तो नए नए टारगेट्स का ऐलान भी शुरू कर दिया है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज को अबूरी सदर बना दिया, लेकिन ट्रंप ने इन्हें भी धमकी दे डाली। ट्रंप को उम्मीद थी कि रोड्रिगेज ताउन करेंगी, मगर ऑपरेशन के चंद ही घंटों बाद रोड्रिगेज ने अवामी तौर पर इस ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने इस कार्रवाई को एक वहशियाना हमला करार दिया और कहा, हम अपने अवाम के खिलाफ इस जालिमाना और वहशियाना जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको को भी धमकियां दी हैं। कोलंबिया के बारे में तो ट्रंप ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि वहाँ भी वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाली अपनी पुरानी बात को दोहराया। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ने भारत को भी धमकी दी है कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करता तो टैरिफ मजीद बढ़ा दिए जाएंगे। अब यहीं ये सवाल भी उठता है कि क्या ट्रंप का वेनेजुएला पर इस तरीके से हमला करना कानूनी है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। बैन-अल-अक़वामी क़वानीन को तो छोड़ ही दीजिए, ट्रंप ने सबसे पहले अपने ही मुल्क के कानून को नजरअंदाज किया है। अमरीकी आईन के मुताबिक किसी भी जंग के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है। कोई भी सदर अकेले ये फैसला नहीं कर सकता, और अमेरिका में कांग्रेस का मतलब है अमेरिकी पार्लियामेंट। जब जॉर्ज बुश ने इराक पर जंग का ऐलान किया था तो सबसे पहले कांग्रेस से मंजूरी ली गई थी, लेकिन ट्रंप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने कांग्रेस से पूछे बगैर ही ये सब कर दिया। उसी वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता खुद अमेरिकी कानून साज भी ट्रंप को इम्पीच करने का मुतालबा करने लगे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद ट्रंप इंतजामिया के लोगों ने पहले ही कह दिया था कि ये गैर कानूनी है। नवंबर में व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स ने कहा था कि अगर जमीन पर फौजी कार्रवाई करनी है तो कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी।
अब ट्रम्प हुकूमत ये बहाना बना रही है कि ये कोई जंग नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ला एनफोर्समेंट ऑपरेशन है। कहा जा रहा है कि मादुरो एक मुबैना डायरेक्टरी फकर है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल ये है कि एक मुबैना डायरेक्टरी फकर को पकड़ने के लिए क्या 150 जंगी तैयारों की जरूरत पड़ती है? क्या फजाई हमले करना जरूरी होता है जिनमें 40 लोग मारे जाएं? क्या पूरे शहर पर साइबर हमला करके बिजली काट देना जरूरी होता है? क्या ये सब सिर्फ ला एनफोर्समेंट कहलाता है? अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का आर्टिकल 2(4) साफ साफ कहता है कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता। हर मुल्क की खुदमुख्तारी का एहतराम करना लाजिम है, और ट्रम्प ने उसकी खिलाफ वर्जी की है। उसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल अमेरिका पर पाबंदियां लगा सकती है। लेकिन मसला ये है कि उसी सिक्योरिटी कौंसिल में अमेरिका के पास खुद वीटो पावर मौजूद है, यानी अमेरिका के लिए यहाँ कोई हकीकी जवाबदेही नहीं है। ट्रम्प जैसे लोगों को लगता है कि दुनिया में कवानीन सिर्फ कमजोर ममालिक के लिए हैं। ताकतवर ममालिक जो चाहें वो कर सकते हैं। उनका मानना है कि अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखते हैं और कानून आप बनाते, तो उसे माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है। यही उनके नजदीक दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर है। लेकिन ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया के लिए निहायत खतरनाक है, क्योंकि अगर अमेरिका ये कर सकता है तो कल चीन कहेगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ। परसों रूस कहेगा कि मैं भी यही करूँगा। फिर हर बड़ा मुल्क हर छोटे मुल्क पर अपनी मर्जी मुसल्लित करने लगेगा। अगर दुनिया उसी रास्ते पर चलती रही तो एक बार फिर आलमी जंग जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। मादुरो अच्छे लीडर थे या नहीं? वो आमर थे या नहीं? इन्होंने अपने अवाम पर कितना जुल्म किया? ये सब अलग सवालात हैं। लेकिन किसी खुदमुख्तार मुल्क के सदर को बगैर किसी बैन-अल-अक़वामी कानूनी अमल के रात के अंधेरे में उसके अपने घर से उठा लेना, और वो भी सिर्फ इस मुल्क के वसाइल पर कब्जा जमाने के लिए, ये किसी भी तरह इंसाफ नहीं है। उसी सब के दरमियान दोस्तों एक और वजह भी बताई जा रही है, और वो है एपस्टीन फाइल्स। कुछ ही दिन पहले एपस्टीन फाइल्स सामने आई हैं, जिनमें ट्रम्प का नाम बार बार आ रहा है। ट्रम्प पर बराह रास्त रेप के इल्जामात लग रहे हैं, और उनके सबूत भी वाज़ेह नजर आ रहे हैं। उसी लिए बहुत से लोगों का मानना है कि वेनेज़ुएला में ये ऑपरेशन करने के पीछे एक और बड़ी वजह यही एपस्टीन फाइल्स हैं। ट्रम्प शिद्दत से चाहते हैं कि मीडिया में इन मामलात पर बात ना हो, और किसी ना किसी तरह लोगों की तवज्जो भटकाई जा सके। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपकी तवज्जो भटकने नहीं दूंगा। आप मेरे चैनल जंग जोन को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।